हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले भी शुरुआत किए थे सीटेट एग्ज़ाम 2024 जुलाई की, तो उसमें हमने देखा कि प्रारंभिक कथन कब, क्यों, कहाँ और कैसे। उसके बाद हमने देखा खाद्य संग्रहण से उत्पादन तक। उसके बाद हमने आरंभिक नगरों का विकास कल के लेक्चर में देखा, हड़प्पा सभ्यता का उदय। और अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। तो हम बात करें किताबों की, तो जैसा कि आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि हड़प्पा कालीन जो लिपि प्राप्त हुई थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, सिर्फ कल्पनाएं की जा सकी हैं। और कुछ सामग्री जो खुदाई में प्राप्त हुई हैं उन्हीं से अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जब हम हड़प्पा सभ्यता के बाद अपने वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, तो वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में कई रचनाएं हुई, जिसमें हमारे वेद, पुराण, उपनिषद आदि आते हैं। और हड़प्पा कालीन सभ्यता से कुछ कब्रें प्राप्त हुई थी, मृत संस्कार के अंतर्गत आती हैं ये। तो कब्रें हड़प्पा कालीन भी और वैदिक कालीन भी, उनकी कुछ जानकारियां हैं इस टॉपिक में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनको आज समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदों की संख्या कितनी है या इनमें से कौन वेद है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, तो चारों वेदों के आप नाम याद रखेंगे। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद की रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है और इनमें किस चीज़ का वर्णन है। तो प्रार्थनाओं का वर्णन है और इन्हें सूक्त कहा जाता है। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई। यह सबसे पुराना वेद है, यह सबसे पहला वेद है। इस प्रकार से 2-3 टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। तो सूक्त का अर्थ क्या होता है, तो इसको समझिए कि सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। इसमें देवताओं की स्तुतियों और ऋचाओं का वर्णन है ऋग्वेद में। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है। तो क्वेश्चन आता है, इसमें सब लोग फंसते हैं कि सोम क्या है। सब सोच लेते हैं कि सोम ये नशीला पदार्थ है, लेकिन ये एक पौधा है और पौधे से एक खास पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन में आता है कि सोम क्या है, तो सोम एक पौधा है। इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम ये है, सोम एक पौधा है जिससे खास प्रकार का पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न थी। तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी, ऐसा क्वेश्चन आता है। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, इसको याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद इस कोटेशन को देखते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत, यूरोपीय
भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, संस्कृत किस भाषा परिवार में आती है? भारोपीय। भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। और भारोपी में फिर ये सारी भाषाएं आती हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया। फिर है उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ये सभी क्वेश्चन आते हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ये भाषाएं आप लोग जरूर याद रखना, इसको नोट डाउन करना नोट्स में अपने। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो ऋग्वेद छपने का कार्य कब हुआ? तो 200 साल पहले। ये सिर्फ वेद बोले जाते थे और सुने जाते थे, लिखने का कार्य पहले नहीं हुआ था। 200 साल पहले हुआ था लिखने का कार्य। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? अब चर्चा करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विश्वामित्र और जो दो नदियाँ हैं किनके बीच वक्तव्य हुआ था? तो ब्यास और सतलुज दो नदियाँ और विश्वामित्र, इनके बीच वार्तालाप हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये, बुर्ज वृक्ष की छाल पर। ये बुर्ज वृक्ष आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है, तो इसका पूछ देता है या फिर बुर्ज वृक्ष की छाल। विश्वामित्र और नदियों के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका कोटेशन है। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ अब जवाब देती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र जी फिर बोलते हैं, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्वेश्चन बनता है, नदियों की तुलना ऋग्वेद में किससे की गई है? तो नदियों की तुलना गायों और घोड़ों से की गई है। ये क्वेश्चन आता है।
ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है, तो ये भी आता क्वेश्चन। सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का जिक्र है, मतलब ज़्यादा बार जिक्र है, किंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार। तो क्वेश्चन आता है गंगा का या यमुना का उल्लेख कितनी बार है, तो सिर्फ एक बार है। अब हम देखेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद में किसके लिए प्रार्थनाएं हैं? मवेशियों, बच्चों यानी अपने पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए, 3 लोगों के लिए। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो क्वेश्चन यहाँ जानवरों की आहुति का प्रचलन था ऋग्वैदिक काल सभ्यता में। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। इस समय, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि इस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी सेना होती थी? तो नहीं होती थी। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दावलियाँ अब आएंगी। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। तो लोगों का वर्गीकरण जो था इसमें काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान के आधार पर या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो इसको याद रखना, 2 वर्गों में विभाजित था, पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण और राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिसके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। राजा प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। इसको याद रखना आप। ऋग्वैदिक काल में वंशानुगत राजा नहीं थे, अर्थात जैसे कोई राजा है और उसका पुत्र फिर राजा बने, फिर उसका पुत्र, ऐसी वंशावलियाँ नहीं थी। लोग योग्यता के आधार पर राजा बनते थे। ये क्वेश्चन आता है। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर अध्याय 5 में आप आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो ये क्वेश्चन आता है कि किन 2 शब्दों का प्रयोग हुआ था जनता के लिए या पूरे समुदाय के लिए। तो एक ये जन शब्द और दूसरा विस, जिसका अर्थ वैश्य शब्द था। तो इसको आप नोट कर लो, अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्वजन या विस, भरतजन या विस, यदुजन या विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन देगा और 3 के नाम देगा, एक कोई और किसी जन या विस का नाम दे देगा। जैसे वहाँ ऋग्वैदिक काल में पूर्वजन, भरतजन और यदुजन, इन 3 जनों का विकास था। तो इसको याद रखना, पूर्वजन, भरतजन, यदुजन।
अब आगे देखते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो यहाँ आपको दस्यु शब्द का अर्थ पूछेगा, दास। इन्हें यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। फिर है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, अब आगे देखेंगे। खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की। ये युग मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। महापाषाण युग, मध्य पाषाण, आधुनिक पाषाण, तीनों को। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इनके नाम याद रखना और 3000 वर्ष पहले क्वेश्चन आता है। कि किन किन क्षेत्रों में यह प्रथा प्रचलित थी, तो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में। कब? 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल आगे मानचित्र में आएंगे। ज़मीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर भी होते हैं। तो आइए आगे अब देखते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक गड्ढा है, उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर हैं। पहले छोटे पत्थर हैं, फिर बड़े पत्थर हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उसे क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। ये क्रम पूछता है कि किसी भी कब्र का आप क्रम बताइए कब्र तैयार करने की। तो ये क्रम आपको याद रखना है। पहला है गड्ढा खोदना, फिर शिलाखंडों को ढोकर लाना, फिर उनको पत्थरों को तराशना अर्थात डिजाइन तैयार करना, और फिर मरे हुए को दफनाना। इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, इंग्लिश में ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो जो पाषाण की कब्रें थीं उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, तो एक तो काले लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, हथियार, घोड़े और कंकाल और कुछ अन्य सामान। इस प्रकार इस पैराग्राफ को अच्छे से एकदम नोट कर लो। फिर महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के सामान, नीचे दाईं ओर कुल्हाड़ियों के नीचे एक कटार भी है। ये सामान के अब डायग्राम यहाँ, ये कटार, ये कुल्हाड़ियाँ हैं और ऊपर घोड़े के सामान है कुछ। इसके बाद लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। तो हमने कब्र देखा, अब लोगों की सामाजिक असमानता मतलब क्या सभी लोग समान तरह का जीवन जीते थे या लोगों में असमानताएं थी उनके जीवन जीने में, तो उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मागिरि को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। तो ये सिद्ध कर देता है कि एक कब्र में सोने के सिक्के और दूसरे कब्र में सिर्फ मिट्टी के बर्तन, तो
मतलब एक संपन्न परिवार और एक गरीब परिवार, लोगों में समानताएं विद्यमान थीं उस समय भी। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है। तो ये सिर्फ समझने का पैराग्राफ है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि जहाँ पे दफनाया जाता था उस रास्ते को किस नाम से जाना जाता था? तो पोर्ट होल के नाम से। नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि पोर्ट होल में जो पत्थर लगाए जाते थे गोलाकार, उनका किस रूप में प्रयोग होता था? तो उनका प्रयोग चिन्हों के काम में, जिससे दोबारा भटकना ना पड़े कि यहाँ कब्र है। इसलिए गोलाकार पत्थरों का उपयोग जो होता था तो उनको चिन्ह के तौर पर, जिससे भटकना ना पड़े। तो ये क्वेश्चन दोनों बनते हैं यहाँ से। अब हम आगे एक गांव की कहानी, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देखते हैं। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। तो इसका नाम आता है कि भीमा की सहायक नदी कौन सी है? तो ये घोड़। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा साक्ष्य किस जगह से मिला है? तो इनाम गांव से। इसको याद रखना है आपको। एक ये ईयर और दूसरा कि इस गांव का नाम, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये साक्ष्य। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। इस प्रकार यहाँ देखने को मिलता है कि बड़े बड़े मकानों में भी कब्रें हुआ करती थी, क्योंकि ये मकान 4 कमरों का था। अब इस कोटेशन को देखते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। उस समय पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण प्रिय थे, इसलिए शवों को पहचानना बहुत कठिन था। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा चौड़ा होता है या बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि चरक संहिता के रचनाकार कौन है, या चरक संहिता की रचना किसने की है, या इनका नाम दे देगा चरक जी का और पूछेगा इनकी रचना कौन सी है। तो ये चरक संहिता इनकी रचना है। ये प्रसिद्ध वैद्य थे 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले नहीं पूछा जाता है। चरक जी का नाम और उनकी रचना का नाम याद रखना आप, चरक संहिता।
यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में देखते हैं। इनाम गांव में पुरातात्विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, मृग, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थीं। तो इनको इससे यह अंदाज़ा होता है कि इनाम गांव के लोग मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों थे। इसमें विशेष रूप से आप फलों के नाम याद रखना, बेर, आंवला, जामुन और खजूर और रसभरियाँ। अब इसमें हम एक कोटेशन दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले, इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले, चरक लगभग 2000 साल पहले। तो इस प्रकार हमने देखा कि किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं, जिसमें हमने देखा इनाम गांव के लोगों के कामकाज, इनाम गांव में कब्र, सामाजिक अंतर और एक विशेष प्रकार की कब्र पाषाणकालीन। इस प्रकार यह चैप्टर कंप्लीट होता है और इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, लेक्चर को देखें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सीरीज वाइज पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। लास्ट में इसमें टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और जो क्वेश्चन मैं बना के दूंगा उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सीटेट में 60 के 60 क्वेश्चन उसी से आएंगे जो क्वेश्चन मैं बना के डालूँगा। तो आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए बस, और आगे बढ़ते रहिए। इसीलिए कहा गया है धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसलिए आप धीरे धीरे सिंचित करिए इसको और चलते रहिए, आपको एग्ज़ाम के बाद फल ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ यहीं पे अब इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ और कल फिर अगला लेक्चर आपको मिल जाएगा। जय हिंद।